Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Ifa जहाँ. आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. नंबर 1 लिविंग वर्ड इन स्पेस, जिसको लाइफ ऑन अर्थ भी लिखा है आपकी बुक में. नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड इन टाइम, जिसको एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी लिखा है. देन लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज फाइलेटिक लाइनेज. ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही इजी नोट्स प्रोवाइड करूं जो कि आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि बुक जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में है और बोर करती है बुक. जो अगर आप नोट्स की मदद से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नोट्स में हेडिंग्स बनी होती हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आपको हाईलाइट फॉर्म में मिलेगा, तो आपके लिए वो पिक करना आसान होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये आपको ना सिर्फ फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगी, बल्कि ये वीडियोस आपको एजुकेटर, पीपीएससी और एमडी कैट रिलेटेड भी आपको हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी जो आपकी बहुत अच्छी तैयारी में हेल्प आउट करेंगी. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. आज जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो कि आज हम लोगों ने पढ़ना क्या है. पहला टॉपिक आप देखें. पहले टॉपिक में जो है लाइफ, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जो है लाइफ ऑन अर्थ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ जो है उसकी फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पे थी या हुई, उसकी क्या एग्जिस्टेंस थी, कैसे वो एग्जिस्ट की सबसे पहली लाइफ. फिर हम लोग बायोम डिस्कस करेंगे कि बायोम क्या है. फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन से रेडिएटिव आइसोटॉप्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करें तो हमें हेल्पफुल होगा. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स क्या होती हैं. फिर हम लोग डिफरेंट लेयर्स, सेडिमेंटेशन की लेयर्स डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग एरा डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कितने टाइप्स के होंगे वो बताएंगे. क्या प्लांट्स, क्या एनिमल्स उन एरा में पाए गए, उनके एज वो बताऊंगी, और कैलकुलेट कैसे करनी है वो बताऊंगी. फिर हम लोग लास्ट पे डिस्कस करेंगे फाइलेटिक लाइनेज क्या है. इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट परसेंटेज क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से. फिर हम लोग फाइलेटिक लाइनेज को डिस्कस करेंगे. तो ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन हमारे टॉपिक का. अब जो मैंने टर्म्स आपके साथ डिस्कस की हैं वो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करती हूँ. चलो जी, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं. टॉपिक लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. हम लोगों ने लाइफ ऑन अर्थ पढ़ना है आज. The size of living world is very large today. Its reason is that the living organisms are reproducing since the time of their origin on this planet. देखिए, कह रहे हैं कि जो आज जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लार्ज होता जा रहा है आजकल. क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब से प्लैनेट पे ज़िंदगी का इर्तिका हुआ, उस टाइम से लेके अब तक का प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं. यही वजह है कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है वो डे बाय डे लार्ज होता जा रहा है. ठीक है, ये तो हो गया. नेक्स्ट अब देखें, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्युपाइड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इस प्रोसेस के थ्रू जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज किए तो क्या हुआ कि दुनिया के हर कोने में लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइड जो है वो कर गए. हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है पाए जाते हैं. नेक्स्ट ये तो हो गई कुछ थोड़ी सी लाइफ के बारे में. अब ये देखें, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ शो हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक रिलेटेड. जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं मेंशन करती हूँ ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो. बायोम बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा जाता है कि डिफाइन बायोम एंड गिव इट्स एग्जाम्पल. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोम. सबसे पहले आप बायोम की डेफिनेशन देख लें. A biome is a large regional community primarily determined by its climate. देखें, जो बायोम होता है वो कोई भी रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट करती है. देखें, बायोम कोई भी ऐसी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज हैं जो कि किसी खास क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली खास जो है वो रीजनल कम्युनिटी बनाएंगे. देखिए, डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट जो है वो कम्युनिटी पाई जाती है, और ख़ास क्लाइमेट की खास कम्युनिटी को जो जगह होगी, जो वो एरिया कवर करेगी, उसको हम बायोम बोलेंगे.
जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, देखें जैसा कि डेजर्ट है उसका क्लाइमेट जैसा हार्श होता है, उसका जो कम्युनिटी है वो भी उसके अकॉर्डिंगली वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे। जैसे अब नेक्स्ट आप मेरीन लाइफ देख लें तो वहाँ का क्लाइमेट जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ मौजूद होंगे। तो ये जो एक ख़ास क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जो रीजनल कम्युनिटी एनिमल्स बनाएंगे वो बायोम कहलाता है वहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेटर स्टडी थ्रू बायोम। अगर हम बायोम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि कौन से क्लाइमेट में कौन से किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या मौजूद हैं। क्लियर है, आपको बायोम से डिफरेंट हमें कम्युनिटीज के बारे में पता लगेगा एनिमल्स की। अब देखें नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोम्स डिस्कस करेंगे। देखें बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दी और बहुत सारे इसके अलावा भी बायोम्स के जो है वो टाइप है या आप कह सकते हैं कि किस्म के बायोम्स होते हैं। जैसा कि देखिए मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम मेजर बायोम की बात करें वो टंड्रा हो गया, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट हो गए या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, जैसा कि डेजर्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये बायोम्स की आपको टाइप्स हैं, ये एग्जाम्पल में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं कि बायोम का और फिजिकल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है बायोम पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स जैसा कि सच एज क्लाइमेट हो गया। ठीक है, क्लाइमेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्लाइमेट का किसी भी बायोम पे बहुत जो बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वो प्रिंसिपली टेम्परेचर है, हो सकता है रेनफॉल का क्लाइमेट हो सकता है विच वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड पे भी वेरी करता जाएगा, फ्रॉम इक्वेटर का क्या डिस्टेंस है, फिर एल्टीट्यूड पे भी जो है हाइट फ्रॉम सी लेवल पे भी इफेक्ट होगा। कहने का मकसद है कि जो जितने भी फिजिकल फैक्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए इन बायोम के साथ क्या जो इफेक्ट है वो भी ये फैक्टर्स भी उन पे बायोम की रीजनल कम्युनिटी पे इफेक्ट करेंगे। चलिए जी ये तो हो गया बायोम। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब हमने एज ऑफ ऑर्गेनिज्म को कैलकुलेट करना है। हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म की कितनी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, उनकी एवोल्यूशन कितनी पुराने टाइम पे हुई और उनकी एवोल्यूशन और उनकी एज कैलकुलेट करने के जो रिसोर्सेज होंगे जो इस्तेमाल होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें जी अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Different organisms were evolved and dominated on this planet during various period of geological time chart since the origin of life। कह रहे हैं कि जब से जिंदगी का इर्तिका स्टार्ट हुआ, जब से ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुई, तब से डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व होना शुरू किए। ज़रूरी नहीं कि जो ऑर्गेनिज्म पुराने इवॉल्व हुए वो अभी तक के टाइम पीरियड पे भी हमें जो है वो शो हो या अब तक के जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है उस पर भी हमें वो जो है वो शो हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डायनासोर है, देखें उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो है, उसका पास्ट तो है, वो मौजूद तो था। वो हमें कैसे पता, वो हमें फोसिल्स जब एनिमल्स के मिले तो हमें पता लगा कि कोई डायनासोर भी एनिमल था, वो मौजूद था इस प्लेनेट पे। अब नहीं मौजूद लेकिन उसके फॉसिल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरियस टाइम पीरियड के लिए, किसी खास टाइम पीरियड के लिए भी कोई एनिमल जो है वो एग्जिस्ट कर सकते थे और उनकी ओरिजिन जो है वो हमें इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट पे शो हुई होगी जब से उनकी लाइफ का इर्तिका स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आप पॉइंट देख लें, मैंने फोसिल्स का यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं, फोसिल्स मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। फोसिल्स आपको पता है फोसिल्स क्या होते हैं, कोई भी रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फोसिल्स कहते हैं। अब वो किसी भी किस्म के फोसिल्स हो सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कब कोई एनिमल जो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया वर्ल्ड से, जैसा कि मैंने आपको डायनासोर की एग्जांपल दी, तो उनके जो रिमेन्स बचेंगे वो फोसिल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट आता है कि जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, उनके कोई फॉसिल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलेटन नहीं है उनकी बॉडी का। तो हमेशा उन एनिमल्स के फॉसिल्स जो हैं हमें मिलेंगे जिनके स्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स एनेबल्ड बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द टाइम सीक्वेंस। जैसे जैसे फॉसिल्स मिलते जाएंगे हमें वैसे वैसे पता लगेगा कि कोई एनिमल कितना पुराना है, उसकी टाइम सीक्वेंस क्या है, वो कितना पुराना, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वो पता लगेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉसिल्स, आपको मैंने बता दिया डिटेल से। अब हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक, अब देखें जैसे मैंने आपको बताया कि डायनासोर है वो जब एक्सटिंक्ट किया, उसके जो फॉसिल्स बचे वो ज़मीन में जो है वो दब गए, रॉक्स बन गई, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ। देन उसके बाद में जो आने वाले जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट किए उनके जो रिमेन्स बचेंगे वो उसकी लेयर ज़रा अपर लेयर होगी। देन जितना कोई नियरली एक्सटिंक्ट एनिमल होगा उसकी जो लेयर होगी वो उतनी ही करीब
जो है वो न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्स की कहलाएगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब जितना एनिमल जितना पुराना एक्सटेंट हुआ होगा उसका जो लेयर ऑफ सेडिमेंटेशन है वो उतनी डीपर होगी, और जो नियरली करीब जो एक्सटेंट हुआ होगा एनिमल उसकी जो सेडिमेंट्स की लेयर है वो उतनी ही नियर होगी, ऊपर अपर लेयर में उनके सेडिमेंट्स या उनके फोसिल्स हमें मिलेंगे। देख लेते हैं इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट न्यू लेयर्स ऑफ sediments are laid down, the older organism should be in deeper layer। मैंने बता दिया older जो older organism extend किएंगे उनकी जो layer है वो deeper होगी, provided the sequence of layer is not disturbed, और ना ही वो sequence disturb होगा। जो उनके fossils हैं वो नीचे बहुत नीचे जो है वो impact कर जाएंगे, उतने वो नीचे strongly वहाँ जो है वो settled रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि layer दर layer उन पे जो है वो rocks की deposition होती जाएगी। चलें जी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉसिल्स क्या थे, उनका एज टाइम पीरियड और पुरानी और न्यू रॉक्स हमने डिस्कस की कि जो लेयर्स की रॉक्स बनती हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या वो एनिमल्स जो पुरानी लेयर में नीचे होंगे वो ओल्डर होंगे या न्यूली एक्सटिंक्ट होंगे। नेक्स्ट अब देखें हाउ एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड। ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल्स की अगर हमने एज डिटरमाइन करनी है तो हमने कौन कौन से वेज इस्तेमाल करने हैं। नंबर 1, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक ऐसा आइसोटॉप्स होते हैं जिसको यूज करके हम किसी भी फॉसिल की एज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग का, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे और कार्बन 14 आइसोटॉप होता है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए। द एज ऑफ फॉसिल्स present in different time period is determined by comparing the amount of certain radioactive isotope they contain। देखिए कह रहे हैं कि जो हमने अगर जो लेयर दर लेयर हमने फॉसिल्स मिले, अगर उन फॉसिल्स में हम देखें कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की कितनी अमाउंट है, उसकी अमाउंट से भी हमें पता लग जाएगा कि वो लेयर जो है वो ओल्डर लेयर है या न्यू लेयर है। क्लियर है? वो कह रहे हैं कि जितनी लेयर नीचे होगी, जितनी सेडिमेंटेशन की या सेडिमेंट्स की लेयर ओल्डर होगी, उसमें उतने ही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो लेस होगी। क्लियर है? जितनी लेयर डीपर उनकी उतनी ही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की क्वांटिटी कम। जैसा कि आप देख रहे हैं द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस ऑफ दीज स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स देन द यंगर वन। जो ऊपर लेयर होंगी उनके अंदर जब हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की अमाउंट देखेंगे तो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीपर वन। क्लियर हो गया? अब यहाँ से मजीद वो एक दो मैं लाइन में आपको डिस्कस करूंगी। लेसर द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, जितनी आइसोटॉप की अमाउंट लेस, मोर विल बी द एज ऑफ फॉसिल, तो वो फॉसिल्स उतने ही पुराने होंगे, उनकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री उतनी ही पुरानी होगी, उनकी एवोल्यूशन उतनी ही पुरानी होगी। नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसका लास्ट पॉइंट देख लें, वो उल्ट है उसका। मोर द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, जितनी आइसोटॉप्स की अमाउंट ज्यादा, लेस विल बी द एज ऑफ फॉसिल्स, तो एज की फॉसिल्स जो है वो फॉसिल्स की जो एज है वो कम होगी। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं कि सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स क्या होती है, ठीक है, और उनके कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखें, अ कंपैरिजन ऑफ दीज लेयर गिव्स द इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक्स। कह रहे हैं कि जितनी रॉक्स की लेयर को हम देखेंगे उतनी हम अगर रिलेटिवली उनकी एज, फॉसिल्स की एज को कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि वो लेयर्स डीपर हैं या वो लेयर अपर है। ठीक है, Therefore, the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period। कह रहे हैं कि जितनी पुरानी लेयर में हमें उनके कोई फॉसिल्स मिलेंगे, उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री उतनी ही पुरानी होगी और वो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पीरियड पे जिंदा होगा जिस टाइम पीरियड में हमें उसकी वो फॉसिल्स मिले। अब नेक्स्ट हम एरा डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा जिस एरा में हमें जितनी डीप मिलेंगे उसके उतनी ही एरा हम डिस्कस करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ये एनिमल उस एरा में जिंदा था, तभी तो हमें उसके फॉसिल्स मिले, क्योंकि अब नहीं है लेकिन वो मौजूद था तभी हमें उनके रिमेन्स मिले, लाइक फॉसिल्स मिले। नेक्स्ट आपने डिस्कस करना है डीपर लेयर क्या होती है, अपर लेयर क्या होती है, मैंने पहले भी आपसे डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, डीपर लेयर्स विल हैव ओल्डर फॉसिल्स, बताया जितनी डीपर लेयर होगी उनके फॉसिल्स उतने ही पुराने होंगे, अपर लेयर जितनी होगी वो उतने ही यंगर फॉसिल्स होंगे। लाइक वो जो एनिमल्स एक्सटेंड करेंगे वो करीबी एक्सटेंड किए होंगे, जो पुरानी लेयर्स होंगी सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंट्स की, पता लगेगा कि उनके जो फॉसिल्स हैं उतने ही पुराने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम क्वेश्चन देख लें। आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एज ऑफ फॉसिल्स को डिटरमाइन करें कैसे वो आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप एक ब्लॉग देख लें, इसमें मैंने मेंशन किया है एरा
और उन एरा में उस टाइम पीरियड में कौन कौन से एनिमल्स थे, उनकी हिस्ट्री, और वो एनिमल्स मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, आप एक नज़र देख लें। देखिए 4 मेन एरा डिस्कस किए हैं आपकी बुक में। सीनोजोइक एरा है, उसका टाइम पीरियड दिखा दिया, एम फॉर मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर मीजोजोइक एरा है, उसकी जो है वो टाइम पीरियड बता दिया। नेक्स्ट पेलियोजोइक एरा है, देन फिर प्रोटीरोजोइक एरा है। ये 4 एराज हैं, उनमें फिर ये प्लांट्स हैं जैसा कि एंजियोस्पर्म्स हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं। देन फर्न्स हैं, फर्न्स क्या होती हैं, फर्न्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ए वस्कुलर होते हैं, जिनमें वस्कुलर बंडल्स नहीं होते, बहुत ही टीनी प्लांट्स कंसीडर किए जाते हैं। एलजी होगी, फंजाई हो गया, ओरिजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन ऑफ एलजी है एंड फंजाई है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स। जो एरा है उसमें हमने उसके सामने मेंशन कर दिया कौन से एनिमल की, कौन से प्लांट की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, उसका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखें, इसको आप एक नज़र देख लेंगे। नेक्स्ट है जी एरा, मैंने मेंशन किया पिक्चर की फॉर्म में ताकि मजीद आप लोगों के साथ क्लियर हो जाए। सीनोजोइक है, मीजोजोइक है, पेलियोजोइक है एंड देन ये प्री कैम्बियम पीरियड है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ पीरियड्स हैं, देन फिर वो एनिमल्स जो उनकी जितनी पुरानी हिस्ट्री है वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फाइलेटिक लाइनेज क्या होती है, ठीक है। फाइलेटिक लाइनेज से डिस्कस करने से पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए वर्ड बायोडाइवर्सिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन होती है वेराइटी। ऐसा लाइक हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटी होगी वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। देख लेते हैं डेफिनेशन। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसकी मजीद भी आप अगर ये लिख लें तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका जो है वो स्टैंडर्ड अब मेट्रिक से हाई है। देखिए देर आर नियरली कह रहे हैं कि जी 25 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर करंटली नोन टू साइंस। देखिए ज़रूरी नहीं कि इतनी ही ऑर्गेनिज्म जो है उनका लाइफ में मतलब एग्जिस्टेंस है। सिर्फ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि साइंस को, ये साइंटिस्ट को 25 लाख स्पीशीज डिस्कवर कर गए हैं, वो उनको पता है कितनी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एस्टिमेटेड वैल्यू है कि 5 and 30 मिलियन एस्टिमेटेड वैल्यू है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो ज़मीन पे पाई जाती हैं, लेकिन इंसानों की वहाँ तक रसाई जो है वो नहीं हो सकी अभी तक। नेक्स्ट ये तो हो गए नंबर। अब इन नंबर्स को भी हमने परसेंटेज में कैटेगराइज करना है कि इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज में से कौन कौन से जो ग्रुप हैं उनके क्या क्या परसेंटेज है। इंसेक्ट्स को देख लें तो 53.1% इंसेक्ट्स जो हैं वो परसेंटेज रखते हैं बायोडाइवर्सिटी में। और एनिमल्स की बात करें जो कि इंसेक्ट्स से कम परसेंटेज है, देखिए 19.9% एनिमल्स हमें डिस्कवर हैं। वस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो 17.6% हैं। एल्जी एंड फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोक्रियोट्स की बात करें तो उनकी परसेंटेज है 9.4%। इनकी जो परसेंटेज है वो ज़मीन में हमें इतने परसेंट ऑफ इनकी वैरायटी जो है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज पाई गई है, ये हमें डिस्कवर हुई है। मैंने आपको एस्टिमेट भी बता दिया। नेक्स्ट यहाँ देख लें, कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज, जो पीछे मैंने बताया 5 and 30 मिलियन स्पीशीज जो एस्टिमेटेड मौजूद है लेकिन हम लोगों की रसाई नहीं, उनमें से हम लोगों ने जस्ट 2.5 मिलियन, जिसको 25 लाख भी मैंने पीछे मेंशन किया, स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, हम सिर्फ इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज को डिस्कवर कर सके हैं। द लाइफ ऑफ टुडे हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेज। देखें कह रहे हैं कि जो फाइलेटिक एक लाइनेज है, एक सीक्वेंस वाइज जो डिसेंडेंट्स से लेके असेंडेंट्स तक का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री है उसको फाइलेटिक लाइनेज बोलते हैं। डेफिनेशन से मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। कहते हैं कि अगर लाइफ की एग्जिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, कैसे पता लगेगी हमें, फाइलेटिक लाइनेज से क्लियर होगा। ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट, रिमोट पास्ट कहते हैं बहुत ही पुराना पास्ट, ठीक है, जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जरा पुरानी हो। एवोल्यूशनरी चेंजेस डिस्कस करेंगे, ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, आपको पता है। एंड देन नंबर ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी ऑफ एनिमल जो है वो इंक्रीज करते हैं। इस लाइन को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखें माना जाता था कि जो बैक्टीरिया है उन्होंने जी सबसे पहले बैक्टीरिया हुए, फिर उन्होंने कहते हैं जो अमीबा इंगल्फ किया, देन उनके जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, एंड देन फिर वो यूक्रियोट्स आए, और फिर कुछ उनकी एक हिस्ट्री है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हुए फ्रॉम बैक्टीरिया। तो कहते हैं कि कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस आए और फिर न्यू नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो फॉर्म हुई और फिर डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज की, जैसे बैक्टीरिया ने। नेक्स्ट अब कितनी डाइवर्सिटी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, क्लियर है। तो ये कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए स्पीशीज में, जिसकी वजह से मजीद नंबर ऑफ स्पीशीज, न्यू स्पीशीज भी डिस्कवर हुई और उनका नंबर भी इंक्रीज किया।
नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेंगे, आपकी बुक में मेंशन है फाइलेटिक लाइनेज होता क्या है। फाइलेटिक लाइनेज इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ऐसी सीरीज है जो सीरीज दर सीरीज चलती आ रही है, अनब्रोकन है, बिल्कुल नहीं टूटती। अरेंज इन असेंडेंट टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, देखिए पुराने सीक्वेंस से न्यू सीक्वेंस तक जो एक लाए किया हुआ है सीरीज ऑफ स्पीशीज का, विद ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व, जो कि न्यू अभी लेटर स्पीशी जो एक्सटेंट होगी वो इवॉल्व हुई होगी, जाहिर है उनसे पीछे वाली स्पीशी से, हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रेजेंट बिफोर इट। देखिए मैं अगर आप लोगों को एक नंबर बताऊं तो आपको क्लियर होगा, जैसे मैं अभी बताऊं 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये 4 जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इवॉल्व होंगे, नंबर 3 से इवॉल्व होंगे या नंबर 1 से इवॉल्व होंगे। हाँ, उनका कुछ सीक्वेंस तो होगा ना, नंबर 1 इवॉल्व तो होंगे नंबर 4 वाली स्पीशी में, लेकिन हम कहेंगे कि जो नंबर 4 वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व होंगे करीबी, इमीडिएटली प्रेजेंट बिफोर इट, इमीडिएटली जो बिफोर इट उनका जो नंबर ऑफ स्पीशी है, मतलब 3 से इवॉल्व हुए होंगे नंबर 4 वाले। क्लियर है? ये कुछ फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन है जो कि इंसेस्ट्रल से स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता डिसेंडेंट सीक्वेंस वाइज जो है, मैंने आपको नंबर गिनती का जो मैंने अभी 1 2 3 बोला उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट एवरी लाइनेज वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए अब मैंने आपको कह दिया, जैसे कि नीचे देख लें कि वी लैक दैट रिकॉर्ड ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, सो दे लेफ्ट नो फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। देखें कहते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो उनके जो, क्या सारे नंबर ऑफ स्पीशीज के हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिल गए? नहीं, मैंने आपको कहा था सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के तो फॉसिल्स ही नहीं होंगे क्योंकि उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें इनके जो फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे जो हमारा फॉसिल रिकॉर्ड है पास्ट वाला वो परफेक्ट या एक्यूरेट नहीं है, तो हम फॉसिल्स के रिकॉर्ड में एक डिस्टर्बेंस आया, पूरा एग्जैक्ट नहीं आया। लेकिन अगर हमें अवेलेबिलिटी होती तो हम प्लैनेट पे जितनी हिस्ट्री ऑफ लाइफ थी, जो पुरानी हिस्ट्री थी, हम बता सकते थे कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुए, क्या उनकी पुरानी हिस्ट्री है। तो वो एक पूरा एग्जैक्ट चार्ट नहीं हम लोग जियोलॉजिकल टाइम चार्ट दे सकते, क्यों? क्योंकि कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज ऐसे हैं जिनके हमें फॉसिल्स ही डिस्कवर नहीं हुए। आई होप ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कन्वे किया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लेवल तक आके बहुत आसान और ईजी वर्ड्स में समझा सकूं, तो आई होप आपको समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक एंड खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।